हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया ईयू एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कोई भी एग्जाम में अगर आप अपियर कर रहे हैं, मेंस में या प्री में या और कोई एग्जाम में, ये टॉपिक से क्वेश्चन इस साल जरूर बनता है, क्योंकि इसका जो न्यूज था वो बहुत वाइडली कवर किया गया था और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रीटी है और इतना सिग्निफिकेंट है कि क्वेश्चन इससे पूछा पूछा जाना तय है। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया ईयू एफटीए के बीच में। आप अगर सब्जेक्टिव में आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं या क्या है इंडिया ईयू एफटीए। तो इंडिया ईयू एफटीए जो है ये एक कंप्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट है। एफटीए मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है ना, जिसमें टैरिफ को कॉम्प्रिहेंसिवली रिड्यूस किया जाता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट है बिटवीन इंडिया एंड 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन। यानी कि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इंडिया ईयू एफटीए इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट बिटवीन इंडिया और 27 मेंबर जो यूरोपियन यूनियन है इनके बीच में। निगोसिएशन जो इसका है, शुरुआती दिनों में अगर देखें तो 2007 में ही शुरू हुआ था। यानी आप समझिए कि एक निगोसिएशन 2007 में शुरू हुआ और 2026 में पूरा हो रहा है। लगभग हम कह सकते हैं 19-20 साल है, 19 ईयर्स हो गया है। तो समझिए इसका क्या इंपैक्ट होगा और क्यों नहीं इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो दिस निगोसिएशन हैड स्टार्टेड इन 2007 इटसेल्फ, और उस समय इसका नाम था ब्रॉड वेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क, बीटीआईए फ्रेमवर्क उसका नाम था। अभी इसको इंडिया यूएफटीए या मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया है। लेकिन जब 2000 आगे जैसा कि हम लोग देखेंगे, लेकिन 2007 में जब निगोसिएशन इसका शुरू हुआ था, तब उस समय इसको कहा गया था ब्रॉड वेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। क्या कहा गया? ब्रॉड वेस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। हालांकि 2007 में जब शुरू हुआ, फिर 2013 में इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये जो बीटीआईए फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, यानी कि ये जो ट्रेड जो टैरिफ रिडक्शन के लिए, फ्री ट्रेड के लिए एक ट्रेड पैक्ट बने इंडिया ईयू में, इसको शुरू 2007 में किया गया था, लेकिन 2013 में ये इसको डिसएग्रीमेंट के कारण सस्पेंड कर दिया गया। सर्विसेज मोबिलिटी, टैरिफ, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, आगे हम इन सब शब्दों से रूबरू होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सर्विसेज मोबिलिटी के रिगार्डिंग इशू था, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या है इंडिया ईयू के बीच में। पर बहुत सारे रीजंस थे, टैरिफ कितना परसेंट कम होना चाहिए, क्या लोगों का, प्रोफेशनल्स का मूवमेंट होना चाहिए कि नहीं एक देश से, इंडिया से ईयू के बीच में, क्या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सीबैम तो अभी आया है, लेकिन उस समय भी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी थिंग्स थे। तो 2013 में किसी कारणवश इसको रोक दिया गया। आगे इस सब शब्दों को हम लोग समझेंगे। निगोसिएशन फिर से रिवाइव किया गया जून 2022 में, यानी 2022 में फिर से शुरू किया गया, और ये इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग जब हुआ था तब इसको शुरू किया गया था, और एग्रीमेंट अब कंक्लूड किया गया है इंडिया ईयू समिट जब हुआ न्यू दिल्ली में जनवरी 2026 में। बेसिकली 27 जनवरी 2026 को इसको कंक्लूड किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 2026 को, 26 जनवरी जब हम मना रहे थे रिपब्लिक डे, तो उसमें एंटोनियो, ये जो उर्सुला वॉन डर लियन और कोस्टा जी हैं, वो भारत आए थे रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनकर, और इसको कंक्लूड किया गया था अगले ही दिन 27 जनवरी को। तो इंडिया ईयू समिट जो हुआ न्यू दिल्ली में, उसमें कंक्लूड किया गया। तो ये कहानी 2007 में शुरू हुई और उसमें बीटीआईए के लिए चल रहा था निगोशिएशंस, पर 2013 में बहुत सारे रीजंस, जैसे टैरिफ्स, जैसे सर्विसेज मोबिलिटी, जैसे रेगुलेटरी मेजर्स, इन वजहों से ये रुक गया, और 2022 में फिर से शुरू किया गया, और 2026 में फाइनली इसको कंक्लूड किया गया। इस फाइनलाइजेशन के लिए उर्सुला वॉन डर लियन जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन का, अभी आपको शायद यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल में ज्यादा अंतर ना पता चले, पर इसके लिए हम ईयू का अभी एक वीडियो लाएंगे, आप जरूर देखिए कि ईयू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उधर से भी आ सकता है। इसमें तो हम सिर्फ फ्री ट्रेड डील पढ़ेंगे कि इंडिया ईयू के बीच में क्या समझौता हुआ है, पर उसमें हम यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, कैसे वो फंक्शन करती है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उर्सुला वॉन डर लियन जो है, जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो ये इनका नाम बड़ा है वॉन डर लियन, तो ये कमीशन के प्रेसिडेंट है, इनका नाम एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। ये दोनों आए और चीफ गेस्ट के रूप में आए रिपब्लिक डे परेड के लिए, और तभी साइन हुआ ये डील। क्या इकोनॉमिक डाटा है इससे संबंधित? इंडिया ईयू जो ट्रेड है वो लगभग 136 से 140 बिलियन डॉलर 2024-25 में होता है, और ईयू इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का क्या है? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ईयू और यूएस फर्स्ट सेकंड पर रहता है, पर इन रिसेंट ईयर्स ये ईयू को ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना। यानी भारत का जितने देशों से इकोनॉमिक ट्रेड होता है,
जितने देशों से भी हमारा ट्रेड रिलेशन है वो ईयू ब्लॉक ही है, जिससे कि हमारा मैक्सिमम ट्रेड होता है, जो कि 140 बिलियन डॉलर आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सब का जो लेन देन होता है उसका वैल्यू 140 बिलियन डॉलर के आसपास है। ईयू का जो शेयर है इंडिया का ट्रेड में 11 से 12% है। यानी अगर हम $100 का बिजनेस करते हैं तो 11 से $12 तो हम सिर्फ ईयू के साथ करते हैं, या सामान खरीदना हो या सामान बेचना हो। अगर $100 बिलियन का हम खरीद बेच करते हैं तो 11 से 12 तो हम ईयू के साथ करते हैं। ईयू का जो एफडीआई स्टॉक इंडिया में वो भी $100 बिलियन से ऊपर है। यानी ईयू के कंट्रीज ने $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कंबाइंड मार्केट साइज जो दोनों है 2 बिलियन पीपल हैं। 150 जो 150 करोड़ भारतीय और 50 करोड़ ईयू के ईयू में भी पॉपुलेशन है, तो लगभग 200 करोड़ लोग यानी कि 2 बिलियन पीपल इससे बेनिफिट लेंगे। यानी दोनों का अगर मार्केट साइज पॉपुलेशन में बात करें तो लगभग 2 बिलियन है। कंबाइंड इकोनॉमिक शेयर 25% है ग्लोबल जीडीपी का। इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है, फोर्थ पर आता है। ईयू सेकंड पर आता है। ईयू क्या है, सेकंड पर आता है। पहला पर अमेरिका आता है, यूएसए, जिसका लगभग $30 ट्रिलियन हो चुका है इकोनॉमी। ईयू का लगभग $22 ट्रिलियन हो चुका है इकोनॉमी। चाइना का लगभग $20 ट्रिलियन हो चुका है इकोनॉमी, है ना। जर्मनी का लगभग $5 ट्रिलियन हो चुका है इकोनॉमी, और इंडिया का लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है। तो हम पूरा वर्ल्ड का $100 ट्रिलियन मान सकते हैं इकोनॉमी। तो इस तरह से देखते हैं कि यूएसए लगभग वर्ल्ड का 30% जीडीपी यूएसए के पास है, और ईयू के पास 22% के आसपास है। और चाइना का भी, इंडिया का भी 3-4 ट्रिलियन जोड़ दें तो लगभग 25 ट्रिलियन यानी 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, दोनों मार्केट मिल रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो देखिए क्या रीजन है मदर ऑफ ऑल डील्स करने का, मैसिव मार्केट इंटीग्रेशन है। 27 ईयू कंट्री एक तरफ है जो डेवलप्ड कंट्री हैं, मैक्सिमम ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इंडिया एक जो बिगेस्ट इमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या इसका मार्केट इतना बड़ा है, या इसका जो लेबर पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा है, तो दोनों के बीच में एक ट्रेड हो रहा है, एक डील हो रहा है, जिसमें कि 2 बिलियन पीपल को कवर किया जाएगा। तो इससे जो मार्केट साइज है ये बहुत विस्तार है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, है ना। इतना बड़ा डील हो रहा है, एक तरफ ईयू 27 कंट्री का ग्रुपिंग, एक तरफ इंडिया जो खुद 27 कंट्री के बराबर है, पॉपुलेशन में तो 150 करोड़ है, ईयू 50 करोड़ है, 200 करोड़ लोग इससे जुटे हुए हैं। तो इसलिए लार्ज ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर, दोनों का जो ट्रेड है, अगर दोनों का जीडीपी को ऐड कर दें तो लगभग दुनिया का 25% जीडीपी यही दोनों ब्लॉक में है ना। यू सेकेंड लार्जेस्ट है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है, तो ये भी लार्ज ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर है। एक्सटेंसिव ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ है, यानी ये दोनों जो एफटीए कंक्लूड हुआ है, हमने जितना भी, जैसे एक तरफ क्या है, इंडिया है, और दूसरी तरफ ईयू है, तो ईयू से जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे इंडिया में, उसका 99% वैल्यू पर हमने टैरिफ जीरो कर दिया है। सॉरी, जितना भी इंडिया का प्रोडक्ट्स ईयू जाएगा तो उसका 99% ईयू ने जीरो कर दिया है। यानी अगर हम ₹100 का भेजते थे गुड्स ईयू में, तो अब ₹99 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ मतलब इंडिया का सामान जब ईयू के मार्केट में एंटर करेंगे तो कुछ टैक्स लगाया जाता है जिसको टैरिफ कहते हैं। तो अब 99% वैल्यू पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। उसी तरह इंडिया ने भी 91% ईयू एक्सपोर्ट्स पर जीरो टैरिफ लगाएगा। यानी कि अब ईयू से अगर इंडिया गुड्स आ रहे हैं तो 91% वैल्यू ऑफ गुड्स पर कोई टैरिफ इंडिया नहीं लगाएगा, और ईयू 99% पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा, कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। फिर ये वाइड सेक्टोरल कवरेज है, यानी कि ये गुड्स में है, सर्विसेज से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डिजिटल ट्रेड से रिलेटेड है, लोगों का मूवमेंट से रिलेटेड है, सब कुछ को कवर करता है। अगर सिर्फ गुड्स को कवर करता या सिर्फ सर्विसेज को कवर करता तो कहते कि एक लिमिटेड है, मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं है, पर इतना लार्ज एरिया को कवर करता है। 99% इंडियन गुड्स टैरिफ लेस हो जाएगा, यानी कि जीरो टैरिफ हो जाएगा। 91% ईयू एक्सपोर्ट्स जीरो टैरिफ हो जाएगा। लार्ज ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर है दोनों का, 2 बिलियन पीपल इससे जुटे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। और एक रीजन क्या है, लॉन्गेस्ट नेगोशिएशन अमंग इंडियाज एफटीए। इंडिया ने जितने देशों के साथ एफटीए किया है, जितने ब्लॉक के साथ एफटीए किया है, लॉन्गेस्ट लगभग 20 साल का नेगोशिएशन इसमें लगा। अगर आप ए हैं और किसी बी से आप दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और 20 महीना के बाद आपका फ्रेंडशिप एक्सेप्टेंस हो, तो आप उस फ्रेंडशिप को क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू दीजिएगा। ये 20 साल अगर आप इमेजिन कीजिए कि 20 साल में आपका दोस्ती का जो रिश्ता है कबूल हो, तो आप उसका कितना वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि उसके पीछे जो एफर्ट लगा है,
उसके पीछे जो कोशिश लगी है, उसके पीछे जो एक लोगों का सोच, एक जनरेशन बीत चुका है, तो इसलिए इसको उतना सिग्निफिकेंस दिया गया। इसलिए मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। किसके द्वारा? उर्सुला वॉन डर लियन जो हैं, जो हमने देखा यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहा, बिकॉज वी टुक 20 years फॉर दिस negotiations टू हैपन। 20 साल की दोस्ती, 20 साल की कोशिश के बाद ये दोस्ती पूरी हुई है, इसलिए लॉन्गेस्ट नेगोशिएशन है इसमें। इसका स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस भी है। कैसे? ये इकोनॉमिक टाई है बिटवीन टू मेजर डेमोक्रेटिक पावर्स, है ना। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ईयू है। इंडिया भी चाहता है चाइना पर डिपेंडेंस कम हो, ईयू भी चाहता है चाइना पर डिपेंडेंस कम हो। एक वजह इसका भी वजह है कि स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंपोर्टेंस है, चाइना को इससे काउंटर करने में मदद मिलेगा ना। दूसरा, वो यह जो डील है इस समय साइन हुआ है जब यूएस इंडिया पर पहले ही 50% टेरिफ लगाया हुआ था, तब जाके इंडिया को ईयू का जो मार्केट है, जो यूएस के मार्केट के सिमिलर है इन द टर्म्स ऑफ रिचनेस, इन द टर्म्स ऑफ पीपल, in the terms of population, in the terms of rich people living there, in the terms of kinds of goods that we will export। तो इसलिए इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा मजबूत था। इसलिए इसको उर्सुला वॉन डर लियन ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या फीचर है इस एग्रीमेंट का? कोई भी एग्रीमेंट जो होता है, एफटीए जो होता है, उसमें टेरिफ लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, जो कोर फीचर होता है। और हमने पहले ही बताया कि 99% जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है ईयू में, वो ड्यूटी फ्री रहेंगे। उसी तरह 91% ये टेरिफ लाइन से, मतलब नंबर ऑफ गुड्स। पर बेसिकली हमको ये याद रखना है कि 91% जो ईयू का एक्सपोर्ट्स है इंडिया में, ईयू का जो सामान इंडिया में आएंगे, 91% वैल्यू पर हमने भी टेरिफ को जीरो कर दिया है। हालांकि हम इसको ग्रेजुअली 5 से 10 साल में इसको रिड्यूस करेंगे, 91% पर जीरो तक ले जाएंगे। 5 से 10 साल का समय लेंगे, ताकि हमारा जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरिंग सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जो इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको ताकि प्रोटेक्शन मिले, उसको समय मिले अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। क्या मेजर ट्रेड अपॉर्चुनिटी है? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, वो चाहे टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स में हो, कपड़ा में हम लोग जानते हैं, टेक्सटाइल्स में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, या कहें कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स में हमारा सामान कहाँ जाएगा? ईयू में आसानी से जाएगा। लेदर प्रोडक्ट्स, जूता हो, चमड़ा हो, बेल्ट हो, पर्स हो, बैग हो, इसमें लेदर प्रोडक्ट्स में भी हमारा बहुत अच्छा है, तो ये भी ईयू में जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी जानते हैं आपके गुजरात में कितना ज्यादा है। मोदी जी ने, जो बाइडन थे, उनकी पत्नी को, जिल बाइडन शायद नाम था, उनको एक डायमंड पेश किए थे, डायमंड की अंगूठी पेश किए थे, जो गुजरात के सूरत में बना था, है ना। आपको ये सब याद होना चाहिए, जिस पर कि बीपीएससी ने, पीवाईक्यू बीपीएससी ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्री में पूछा था कि वो ग्रेफाइट से बनता है। हम उधर नहीं जाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा जो क्लास है हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल्स में, लेदर प्रोडक्ट्स में, जेम्स एंड ज्वेलरीज में, फार्मास्यूटिकल्स, हमें तो वर्ल्ड फार्मेसी कहते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स में, ये सब हमारा प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट्स है, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा किस मार्केट में? ईयू में बढ़ेगा, क्योंकि ईयू के साथ हमने ट्रेड डील किया। इंजीनियरिंग गुड्स हो, इसमें भी बढ़ेगा। दीज सेक्टर्स विल बेनिफिट फ्रॉम लोअर टैरिफ्स एंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू ईयू मार्केट। क्योंकि ईयू में अब जाएंगे तो 99% पे टैरिफ जीरो है, तो मान लीजिए कि ये गुड्स पहले जाती थी 5 रुपया ही टैरिफ लगता था, तो 5 रुपया दाम बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए 95 में यहाँ बेचते थे तो 100 में पहुंचता था, अब 95 का 95 में पहुंचेगा, बांग्लादेश वाला 100 में पहुंच रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा, हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे, हमारे पास रिचनेस ज्यादा बढ़ेगा, डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम। साथ निश्चय 3 की बात करें, या जो डेवलप्ड कंट्री की बात है, उसमें सहयोग मिलेगा। ईयू का जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में, जैसे ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, वाइन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, आपको पता होगा कि जर्मनी क्या है, ऑटोमोबाइल का हब है। जैसे चाहे आप जो लग्जरी कार्स हैं, मर्सिडीज की बात करें, मर्सिडीज, या फिर आप ऑडी की बात करें, आप मिनी कूपर, या क्या होता है ना, ये सब जितने भी जो रिच गाड़ियां हैं, ये सब जर्मनी में बेसिकली ज्यादा बनती है। तो ये सब गाड़ियां अब भारत में क्या है, ज्यादा आ पाएंगे। इससे भारत को क्या फायदा होगा? पहला तो ये लिमिट है 25 लाख के ऊपर वाला गाड़ी में, यानी हमने ट्रेड डील में साइन किया है कि वैसे गाड़ी जो 25 लाख से ऊपर जिसका कीमत है, उसमें ही हम ट्रेड, ये जो टैरिफ रिड्यूस करेंगे, सभी में नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं कि इंडिया 91% पर ही रिड्यूस किया। और इसमें भी क्या है, एक कोटा सिस्टम रख दिया हमने कि चलिए 25 लाख से, अगर 25,000 से ज्यादा गाड़ी आएगी तो हम टैरिफ को कम नहीं करेंगे, ताकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बचा रहे। तो हमने डोमेस्टिक मार्केट को बचाया। और दूसरा क्या होगा, जो ये महंगे गाड़ियां हैं, ये कम दाम में मिलेंगे इंडिया में, तो इससे भी हमारे लोगों को फायदा होगा। वाइन एंड स्पिरिट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा शायद, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जैसे इटली है, इवन फ्रांस है,
है ना। ये सब देशों में वाइन्स बहुत तगड़ा बनता है, जो शराब है, शराब का फैक्ट्री है यहाँ पर, जो बगान है फ्रूट्स के, अंगूर के, एक्सेट्रा के, वो बहुत मजबूत हैं, तो उसके कारण वाइन्स एंड स्पिरिट्स बनते हैं, तो ये अब हमारे यहाँ सस्ता होंगे। हालांकि इस सब में टाइम लगेगा, आगे देखेंगे हम लोग। एयरक्राफ्ट पार्ट, चाहे शायद बोइंग यही बनता है ना, बोइंग या दूसरा वाला 789 वाला, जो भी हो, एक अमेरिकन है और एक जो स्पेन का भी है ना। ये सब जो कंपनी एयरक्राफ्ट पार्ट्स जो बनाती है, वो भी हमारे यहाँ सस्ते होंगे। मशीनरी एंड केमिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, हम उसको दवाई भेजेंगे, वहां से मेडिकल इक्विपमेंट आएगा, तो ये सब ईयू का जो एक्सपोर्ट है वो भारत में बढ़ेगा। सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट होगा, हमने इसमें इंक्लूड किया है कि सर्विसेज भी और इन्वेस्टमेंट भी हो, तो चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, डिजिटल ट्रेड की बात करें, टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये सब में बढ़ेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे होता है ना, टेक्नोलॉजी का जिसमें हम यूज करते हैं, या जैसे लोन देना, है ना, तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के बैंक है वो भारत में आसानी से खोल सकेंगे, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ोतरी होगी। डिजिटल ट्रेड, जैसे कि जो जैसे अमेजन से मंगाया जाता है, जो डिजिटली ट्रेड होता है, उससे उसको मजबूती मिलेगी। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट, ये सब में भी मदद मिलेगी। स्किल्ड प्रोफेशनल का मोबिलिटी होगा, ये जो एफटीए है ये इस पर भी साइन हुआ है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यानी बड़े बढ़िया बढ़िया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, भारत में बहुत ज्यादा है, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, अब इंडिया का ये लोग ईयू जा सकेंगे, तो हमारा क्या है, इन लोगों को जगह मिलेगा, इन लोगों को क्या है, इधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारे जो खुद के डोमेस्टिक सेक्टर है उस पर इनका असर कम होगा, है ना। वहां पर जगह खाली होगा तो हम जैसे लोग उसको भरने में सक्षम हो पाएंगे, और दूसरी बात यहाँ से क्या आएगा, रेमिटेंसेस आएगा, यानी कि पैसे आएंगे, तो वो भी फायदा करेगा हमारी इकोनॉमी को। तो इस जो ये जो ट्रेड है, खास करके इसको आप उस संदर्भ में देख सकते हैं कि अमेरिका ने हमारा जो वीजा पॉलिसी था उसको चेंज किया, और हमारे जो स्टूडेंट्स जाते थे, प्रोफेशनल जाते थे यूएसए में, उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी को चेंज किया, जिससे कि डिफिकल्ट हो गया फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स टू गो टू यूएसए। तो अब हमें अल्टरनेटिव मार्केट ईयू के साथ साइन किया है कि आवर प्रोफेशनल्स, आवर आईटी प्रोफेशनल्स, आवर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स कैन गो ईयू एंड वर्क देयर एंड अर्न मनी and then return to India or send the remittances. We can even, our students can even go there and study, है ना, वहां पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। तो इससे इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है और नॉलेज इकोनॉमी है ये बढ़ेगा, स्टूडेंट्स जाएंगे, प्रोफेशनल जाएंगे, वहां से सीखेंगे। क्या बेनिफिट्स होगा इससे इंडिया का, अब बहुत सारा चीज तो समझ ही गए होंगे, पर इसको हमने अलग बिंदु में इसको शामिल किया है। तो क्या बेनिफिट्स होगा, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट्स होगा। अभी हमने देखा कि चाहे वो मेरीन प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कपड़ा का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, ये सब जब इंडिया का सामान ईयू जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट्स क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। टेक्सटाइल्स में, लेदर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, आप मेरीन भी लिख सकते हैं, आप एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं, है ना। मखाना हो सकता है, ज्यादा अब जा सकेगा ईयू का मार्केट में, है ना, कॉर्न ज्यादा जा सकेगा ईयू का मार्केट में। तो ये सेक्टर जो है ये लेबर इंटेंसिव, पहला तो बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ेगा, एक्सपोर्ट है ये बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, भारत में प्रोडक्शन इन चीजों का ज्यादा होगा, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पहले 5 केजी अगर हम कपड़ा भेजते थे, अब 50 केजी भेजेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट होगा। और इन ऐसे सेक्टर में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां लेबर की ज्यादा आवश्यकता होती है, मशीन जिसको कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है कि ईयू एक डेवलप्ड ब्लॉक है, डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप्स है, तो यहाँ पर मशीन ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, लेबर बहुत महंगे हैं, तो लेबर को ये लोग कम एम्प्लॉय करना चाहेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जहां लेबर ज्यादा जरूरत पड़ता है उसको भारत बहुत कम्पिटिटिव है, भारत आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है। बिहार के लोग आराम से जो कम पैसा होता है उसमें वो काम करेंगे, दिन दिन भर खटेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हम डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। तो आप इसको भी लिंक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और इंटीग्रेशन होगा, हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं अब ईयू में जाएंगे, है ना, पहले भी जाते थे अब और ज्यादा जाएंगे, तो हम ग्लोबल चैन से और ज्यादा जुटेंगे, हमारा प्रोडक्ट्स और ज्यादा ग्लोबल, जो हमारा ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, उसमें हमारा वृद्धि होगा, है ना। और मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को भी बेनिफिट बनेगा। मेक इन इंडिया से हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, भारत में बनाइए, ये गुड्स प्रोड्यूस होगा क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो मेक इन इंडिया को फायदा होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि आप प्रोड्यूस किए तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो उसको भी मजबूती मिलेगा। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने एफटीए में साइन किया है क्या, कि इन्वेस्टमेंट भी भारत में बढ़ना चाहिए। पहले से ही ईयू, हमने देखा कि 100 बिलियन से डॉलर इन्वेस्टमेंट एफडीआई किया हुआ है भारत में,
अब जब ट्रेड होगा तो और ज्यादा ईयू का पैसा इंडिया में आएगा, और इन पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पैसा से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इन पैसा से हम लोग स्कूल्स का निर्माण कर सकते हैं, इन पैसा से हम लोग हॉस्पिटल्स का निर्माण कर सकते हैं, इन पैसा से हम लोग पोर्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो इससे क्या होगा, कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए पैसा कम होता है। जैसे आप और हम अभी क्या है, डेवलपिंग फेज में है, अभी आपके पास भी ज्यादा पैसा नहीं, हमारे पास भी नहीं रहता है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, मनी। मनी हो जाएगा तो बहुत सारा बिजनेस का आइडिया आ सकता है। तो उसी तरह एक डेवलपिंग कंट्री के पास जो सबसे कम होता है वो पैसा की कमी होता है, क्योंकि उसे बहुत सारे रोड्स बनाने होते हैं, रेलवे बनाने होते हैं, एयरपोर्ट्स बनाने होते हैं, सी पोर्ट्स बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका एक्सेट्रा, उनके पास पैसा ज्यादा होते हैं, वो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए होते हैं, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो सरप्लस है, वो हमारे यहाँ पैसा भेजेंगे। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी में आपको पता है डेनमार्क कितना आगे है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो यहाँ से हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो भी क्या है, एक मेंबर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जर्मनी हो गया, या भारत खुद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत है तो उससे मिलेगा। रिजिलियंट सप्लाई चेन होगा। पहले मान लीजिए कि इंडिया डिपेंड करता था चाइना पर, मान लीजिए डिपेंड करता था यूएसए पर, मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया पर। अब एक और ईयू के साथ भी हमारा होगा, तो हमारा जो सप्लाई चेन है रिजिलियंट होगा। चाइना से सामान नहीं आ रहा है, मान लीजिए चाइना से सामान नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल गेट इट फ्रॉम यूएन। ईयू, यूएसए से नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल गेट इट फ्रॉम ईयू। ईयू से नहीं आ रहा है तो हमारा यूएसए के साथ ट्रेड रहेगा। तो जितना ज्यादा हम ट्रेड डील करेंगे अलग अलग देशों से, हमारा सप्लाई चेन क्या है, मजबूत होगा। वी विल नॉट डिपेंड ऑन एनी वन पर्सन, वी विल नॉट डिपेंड ऑन एनी वन कंट्री, यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, बिकॉज बहुत लोग बहुत जगह से आ रहे हैं, तो हमारा सप्लाई चेन क्या हो जाएगा, रेजिलियंट होगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंज है, और ये चैलेंज आपको समझना है। पहला है नॉन टेरिफ बैरियर्स। नॉन टेरिफ बैरियर्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये ईयू है, हम इंडिया से प्रोडक्ट ईयू भेजना चाह रहे हैं, टेरिफ तो इस पे जीरो है, लेकिन अलग दूसरे दूसरे प्रॉब्लम है। जैसे क्या है, ईयू ने बोला कि आपने इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारा CO2 को उत्सर्जन किया, इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, सीबेम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आगे पढ़ेंगे, है ना। अगर हमको सीबेम देना पड़ेगा, यानी कि अगर मान लीजिए प्राइस 50 रुपया था और 5 रुपया टैक्स इसलिए लगा दिया कि आप कार्बन उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि आप कार्बन को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए ईयू आप पे टैक्स लगाएगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ईयू के देशों में जब ये पहली बार कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़िए, आप ऐसा प्रोडक्शन कीजिए जिससे CO2 का उत्सर्जन कम हो, तो बहुत सारे कंपनी इंडिया जैसे देश आ गए जहां रेगुलेशंस वीक हैं, तो ईयू ने इसके लिए कहा कि ऐसे देश से अगर गुड्स आते हैं तो हमारे इंडस्ट्री को लॉस होगा, इसलिए अगर भारत से कोई वस्तु जा रहा है और उससे CO2 प्रोडक्शन अधिक हुआ है तो एक टैक्स लगाएगा सीबेम। तो अगर 50 रुपया का हम भेज रहे हैं, 5 रुपया टैक्स लगा दिया, तो यहाँ का हमारा क्या हो गया, प्राइस 55 रुपया हो गया। तो हमें ये जो ड्यूटी फ्री दिया है, विदाउट एनी टेरिफ वी आर रीचिंग देयर, इसका बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा वस्तु तो 50 में ही जाना था। फिर इसके रिलेटेड बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा कि ना हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है, ये क्या है, वो क्या है। तो ये एक क्या हो गया, टेरिफ से रिलेटेड बैरियर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर्स कहते हैं। यानी टेरिफ के अलावा जो बैरियर है हमारे ट्रेड में, उसको नॉन टेरिफ बैरियर कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे लेबर स्टैंडर्ड, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी रेगुलेशन। आपको पता है, मान लीजिए भारत से हम पोहा भेजना चाह रहे हैं, है ना, जिसको हमारे तरफ चूड़ा कहते हैं, बिटेन राइस कहते हैं इंग्लिश में। तो मान लीजिए पोहा भेजना चाह रहे हैं, और आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसमें पैर से उस पे बैठ के, आराम से उस पे बैठ के क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डस्ट हो सकते हैं, जो सैनिटरी नहीं है, वो साफ सफाई नहीं है, सैनिटरी नहीं। तो ऐसे जब गुड्स जाते हैं ईयू, तो वो कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, इस पे टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, हमारे लोग बीमार हो सकते हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, नॉन टेरिफ बैरियर। जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी रेगुलेशंस, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। तो इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या है, हाई कॉम्प्लायंस कॉस्ट लगेगा स्टैंडर्ड्स को मीट करने में। अब चूड़ा के ऊपर बैठ के आप पैक नहीं कर पाइएगा, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगा, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। आप साफ सफाई का ध्यान, आप मैंगो का सप्लाई कर रहे हैं तो आप क्लीनिंग में ज्यादा पैसा लगाइए, क्योंकि साफ सुथरा नहीं रहेगा तो वहां का लोग लेने से इनकार कर देगा या ज्यादा टैक्स लगा देंगे। तो ये प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है। तो क्या है, एक कार्बन टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स इनटू द ईयू। ये इंडिया है, ये ईयू है। सिंपल सा आपको समझना है कि इंडिया में किसी इंडस्ट्री ने मान लीजिए स्टील का प्रोडक्शन किया और इसमें CO2 का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ, तो ईयू जाने में ये चेक करेंगे, इसके पास कुछ टेक्नोलॉजी रहेगा जिससे कि पता लगाएंगे कि CO2 का कितना उत्सर्जन भारत के इंडस्ट्री कर रहा है। अगर ज्यादा कर रहा है तो यहाँ पर एक टैक्स लगेगा, और इससे हमारा प्रोडक्ट क्या है, कॉस्टली हो जाएगा। तो सीबेम क्या है, सिंपली इट इज ए टैक्स
कार्बन टैक्स या इट इज ए टैक्स विच इज imposed on imports into the US because they have produced more CO2. सिंपल आपको समझना है, कार्बन टैक्स imposed on imports in the EU. ये क्या है, कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रोडक्शन शिफ्ट कर दी है वीकर क्लाइमेट पॉलिसी में। ईयू में बहुत सारे कंपनी थे, यहाँ लॉ आया कि आप CO2 का कम उत्सर्जन कीजिए, ये कंपनी इंडिया में ब्रांच खोल लेंगे और बहुत CO2 का उत्सर्जन करेंगे और फिर यही प्रोडक्ट्स ईयू में भेजेंगे। तो ऐसे इंडस्ट्री जो ईयू में ग्रीन टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, इसलिए इस पे क्या है, एक टैक्स लगाया जाएगा ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो, ज्यादा बेनिफिट ना मिले। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को सीबेम लगेगा किस सेक्टर में, स्टील में लग सकता है, एल्युमिनियम में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 बिकॉज वी डोंट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू प्रोड्यूस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच CO2। इससे इंपैक्ट क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स में नीड टू पे एडिशनल कार्बन चार्जेज व्हेन एक्सपोर्टिंग टू यू। जब हमारा सामान जाएगा ईयू में तो हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, हमारा प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस हमारा खत्म हो जाएगा। 5 रुपया का हमें टैरिफ छूट मिला और 10 रुपया हम पे टैक्स लगा दे सीबीएम के नाम पर, तो हमें क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो इंडस्ट्री, इससे हम कैसे चैलेंज को कैसे खत्म करेंगे, हमें एडॉप्ट करना होगा लो कार्बन टेक्नोलॉजी, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, 5 से 10 साल लगेंगे, इसलिए धीरे धीरे इन सभी चीजों को लागू किया जाएगा। और अगर हम लो कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। दूसरा है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स। सिंपल है कि आप MDH मसाला भेजना चाह रहे हैं ईयू, है ना, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पर ये MDH मसाला में जब चेक किया गया तो इसमें डस्ट बहुत पाया गया। हम इंडियंस डस्ट खा खा के बड़े हुए हैं, इसलिए हम मजबूत हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है, बहुत मजबूत है। धूल चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मिट्टी को टेस्ट कर लिया रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री के रिच पीपल हैं, जो शहरी लोग हैं, अर्बन पीपल हैं, पोल्ट्री हो चुके हैं, समझ रहे हैं, वीक हो चुके हैं, उनका इम्यूनिटी कमजोर है, वो उतना डस्ट को नहीं झेलें, वो दिल्ली के पोल्यूशन में रहेंगे तो हो सकता है उनको बीमारी हो जाए, अस्थमा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो ये जब MDH मसाला जाएगा जिसमें डस्ट है, तो वो क्या करेंगे, फिर से टैक्स लगाएंगे, या इनको कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा वहां के रूल्स को कि आप साफ सुथरा भेजिए। इसके लिए इसका जो कॉस्ट है वो फिर से बढ़ जाएगा और फिर से हमारा जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्राइस का बेनिफिट हुआ है टैक्स नहीं रहने पर, टैरिफ नहीं रहने पर, उसका बेनिफिट नहीं होगा। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू लूज ऑन दैट। सो यू हैज स्ट्रिक्ट सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रेगुलेशन। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मतलब साफ सफाई से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। फाइटो मतलब शायद प्लांट होता है, आपको पता होगा, तो यानी प्लांट का जो प्रोडक्ट्स है उसमें साफ सुथरा रहना चाहिए, है ना। तो फूड सेफ्टी, प्लांट हेल्थ बेहतर होना चाहिए, एनिमल हेल्थ बेहतर होना चाहिए। अब आपने भेज दिया वहां राइस और इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इंडियन एक्सपोर्ट जैसे कि मसाला, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप अगर केला भेज रहे हैं तो सड़ा हुआ केला ना भेजिए ईयू में। मेरीन प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है, इंस्पेक्शन डिले होगा, पहले तो उसको चेक किया जाएगा बहुत तगड़ा से। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होगा कि आप सर्टिफाई कीजिए कि आपने सभी पॉलिसी को बेहतर ढंग से फॉलो किया है, इसमें गंदगी नहीं है। रिजेक्शन हो सकता है स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के कारण। तो ये जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी हैं रूल्स, ये टेक्निकल बैरियर हैं एग्रीकल्चर ट्रेड में। चौथा है ईयू डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशंस। ईयू का क्या रूल्स है कि अगर आपने कहीं पर जंगल को काट करके एग्रीकल्चर किया है, अगर जंगल को, ट्रीज को काट करके आपने कॉफी का प्रोडक्शन किया है, ट्री को काट करके आपने कोकोआ का प्रोडक्शन किया है, पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया है, सोया का प्रोडक्शन किया है, तो ईयू में आपको फिर से टैक्स लगाया जाएगा या लेने से मना किया जाएगा। इसके लिए भी आपको कागज बनाना पड़ेगा, आपको पेपर तैयार करना पड़ेगा। इस सबसे क्या होगा, फिर से डिले होगा, फिर से कॉस्ट बढ़ेगा और उसके बावजूद हो सकता है हमारा सामान को रिजेक्ट कर दिया जाए। सो वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम। तो एक्सपोर्टर्स मस्ट प्रोवाइड टेक्निकलिटी डाटा या ट्रेसेबिलिटी डाटा, कि ट्रेस कीजिए कि हमने प्रोडक्शन फॉरेस्ट कन्वर्जन के कारण नहीं किया गया है। इससे डॉक्यूमेंटेशन या कॉम्प्लायंस कॉस्ट फिर से एक्सपोर्ट्स पर बढ़ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्मा है, तो फर्मा में हमारा सिंपल रूल है कि जैसे ईयू में क्या करता है कि आपने, एक कंपनी ने बनाया, कोई दवाई बनाया, मेडिसिन बनाया, बहुत रिसर्च करने के बाद, तो इसको क्या दिया गया, पेटेंट दिया गया, IPR के अंदर पेटेंट मिल गया। फिर ये कंपनी ने 20 साल के लिए मिला, 20 साल में ये कंपनी क्या किया, इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन किया, हल्का सा चेंज किया, लेकिन ईयू में फिर से इसको पेटेंट मिल जाएगा IPR के अंदर। लेकिन इंडिया में बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक आप एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, आपको नहीं मिलेगा पेटेंट। यानी इंडिया का जो IPR रूल्स है ये थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है,
है ना, ताकि हमारा फार्मास्यूटिकल्स ज्यादा डेवलप हो सके। हम जेनरिक मेडिसिन बनाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, वेल रिसर्च वाला पर कम फोकस करते हैं, तो इसमें हमारा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारा तो बिना आईपीआर का चला जाएगा, या हम प्रोड्यूस कर देंगे वहां का। अगर कोई वस्तु आता है, मान लीजिए ईयू से कोई मेडिसिन आया, उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर आईपीआर ले लिया गया, भारत वाला नहीं मानेगा। भारत वाला धक्का धक धक्का धक धक्का धक क्या करेगा, उसका फर्स्ट कॉपी तैयार कर देगा, और 5 रुपया में दवाई हमारे यहाँ मिलने लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब पॉपुलेशन है, हम और आप इतने पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस पे भी दोनों में क्या है, दिक्कत हो सकती है। तो ईयू स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन चाहता है पेटेंट्स में, जीआई टैक्स में, फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंडिया कुड नॉट अफेक्ट जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, हम लोग उसको पेटेंट नहीं दे सकते मजबूत, नहीं तो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या है, कम हो सकता है। हम इतने लार्ज पॉपुलेशन को सस्ता दवाई कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इससे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो डेवलपिंग कंट्री में बढ़ सकता है। अगला चैलेंज है डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन। हमने बोला कि ठीक है भैया, जर्मनी का कार जो है वो यहाँ पर ड्यूटी फ्री आएगा, विदाउट एनी टेरिफ आएगा। तो अब क्या है कि जो हमारे यहाँ महिंद्रा है, जो हमारे यहाँ टाटा है, जो हमारे यहाँ सुजुकी भी है, जो यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, ये सब जो कार है, इसको टफ कंपटीशन झेलना पड़ सकता है ईयू के कार के कंपैरिजन में। ईयू का जो प्रोसेस्ड फूड है, लग्जरी गुड्स है, जो ईयू से आएंगे सस्ते दामों पर, तो इनको कंपटीशन झेलना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, इससे प्रेशर क्रिएट हो सकता है स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फार्मर्स पर। जो एमएसएमई है, इन पे चैलेंज आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया है, हमने कहा है कि 5-10 साल में फेज्ड वाइज इसको अप्लाई करेंगे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम भी लगाया गया है कि पहला तो 25 लाख के ऊपर वाला गाड़ी ही अलाउ होगा ड्यूटी फ्री, और दूसरी बात उसमें भी एक कोटा सिस्टम फिक्स किया है, 25,000 से ज्यादा कार अगर आते हैं तो हम ड्यूटी फ्री नहीं देंगे, पहला 25,000 पर ही देंगे। तो इस तरह का कुछ प्रोटेक्शन का काम किया गया है। पर आप चैलेंजेस में जरूर दिखा सकते हैं कि जो लोअर टेरिफ्स हैं, और दूसरे सेक्टर्स में जो लोअर टेरिफ्स हैं, उसके ईयू का जो प्रोडक्ट्स है वो फ्लड कर सकता है इंडियन मार्केट, और जो इंडियन कंपनी है उसको स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। और इसलिए वे फॉरवर्ड में जब लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज मस्ट ट्राई टू bring better efficiency in their industries so that they can face the competition from the EU and other markets with which we are doing free trade agreements. Ratification process अभी क्या है, EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसको कंक्लूड कर दिया गया है, यानी दोनों तैयार हो गए। पर हम जानते हैं ईयू में कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं। अभी हर एक देश में जाएंगे और वहां के पार्लियामेंट रेटिफिकेशन करेंगे, है ना। वहां के जो ओपोजिशन लीडर है वो इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। वो इन सभी देशों के लैंग्वेज अलग हैं, तो लैंग्वेज में क्या है, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और ट्रांसलेशन ऐसा नहीं कि लूज ट्रांसलेशन, बहुत एकदम प्रोफेशनल ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सभी देशों को रेटिफाई करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को खुद बहुत सारा प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके कारण अभी इसको लागू होने में टाइम लगेगा। तो ये जो है इसमें अभी टाइम लगेगा, और पॉलिटिकल रेसिस्टेंस जो है सम सेक्टर में, वो इम्प्लीमेंटेशन को और पीछे ढकेल सकता है और टाइम ले सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए, यानी कि हम इस ट्रेड डील से कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, जो चैलेंजेस है उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको ही वे फॉरवर्ड में लिखते हैं। पहला है प्रोटेक्ट सेंसिटिव सेक्टर, हमारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, हमारा जो डेयरी का सेक्टर है, हमारा जो जो एसएमए, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, इन सभी को हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लाएं, यूज्ड फेज टेरिफ रिडक्शन एंड सेफगार्ड क्लॉजेस, सेफगार्ड हमें करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपटीशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नहीं तो ईयू का जो है वो सस्ते दाम पर आएंगे, हमारे मार्केट में भर जाएंगे। इसलिए हमें लॉजिस्टिक्स को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। जब रोड बढ़िया होगा तो हमारा सामान भी क्या है, मान लीजिए बिहार में टमेटो है, तो बिहार का टमेटो दिल्ली में आसानी से आ जाए, कम खर्चा का आ जाए, तो यहाँ प्राइस कम होगा। नहीं तो ईयू का टमेटो हम खाने लगेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपग्रेड स्टैंडर्ड्स, हमें स्टैंडर्ड्स खास करके ईयू का जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, अपग्रेड करना पड़ेगा। मसाला बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम उसमें कचरा तो नहीं भर रहे हैं। पोहा पैक करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम पोहा के ऊपर बैठ के तो नहीं पॉलिथीन में भर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, है ना। तो अपग्रेड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स को। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा सीबेम से बचने के लिए। जो हमारा कंपनी है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा CO2 का उत्सर्जन ना करें, थोड़ा ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि सीबेम ना लगे। हमें एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा भैया, उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ईयू का जो रेगुलेशन है, जैसा कि अभी देखा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जो सीबेम ना लगे इसके लिए, जो क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफोरेस्टेशन के लिए जो पेपर बनाना पड़ सकता है, ये कैसे फिक्स किया जाएगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, साफ सुथरा है। उसके लिए तो कागज तैयार करना पड़ेगा ना, उसके लिए उसमें बहुत सारा चीज लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो उसके लिए हमारे जो अब आप मान लीजिए एक इंडस्ट्री खोलते हैं, और ये छोटा सा इंडस्ट्री आपने खोला और आप स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो आपको कैसे, या स्टिल तो चलिए बड़ा इंडस्ट्री हो जाएगा, मान लीजिए आप सिंपली फ्लावर उगा रहे हैं, तो आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि ये फ्लावर में कम फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया है, या हमने जंगलों को काट के नहीं उगा रहे हैं जो ईयू जा रहे हैं। तो इसको हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा सरकार के द्वारा, हम जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें असिस्टेंस देना पड़ेगा, हाउ यू कैन मीट द वेरियस रेगुलेशंस एंड वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ द ईयू। तो उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी ना। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इंडिया ईयू एफटीए जो है ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट्स निगोशिएटेड बाय इंडिया। इंडिया ने अभी तक जापान से ट्रेड एफटीए किया है, इंडिया ने साउथ कोरिया से किया है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से किया है, इंडिया ने और किससे किया है, इंडिया ने ओमान से किया है, इंडिया ने एक्टा जो यूरोप में एक ग्रुप है स्विट्जरलैंड, जिसको कि हम निल से याद रख सकते हैं, इसके बारे में कभी डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन, अभी थोड़ा वीडियो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हमने एक्टा से साइन किया है ना, हमने यूके से साइन किया, लेकिन आप ये लोग का देखिएगा जीडीपी तो क्या है, कम है ना, इंडियन कंपैरिजन में है ये इंडिया से बहुत कम है। अब हमने ईयू के साथ किया है जो हमारे जीडीपी से लगभग 5 गुना ज्यादा जीडीपी है। तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस है, सबसे बड़ा ब्लॉक से किया है, बाय लिंकिंग इकोनॉमीज कवरिंग अराउंड 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये जो दोनों में ट्रेड डील हुआ वो लगभग 1/4 ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है। ये हमारा इट कैन सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड, ट्रेड को बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ा सकता है। हालांकि सक्सेस जो है एग्रीमेंट का ये डिपेंड करेगा इंडियाज एबिलिटी टू एड्रेस रेगुलेटरी बैरियर्स। वो जो सीबेम है, वो जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोटोकॉल्स है, वो जो डिफोरेस्टेशन रूल ऑफ ईयू है, हाँ, वो जो और जितने भी रेगुलेशंस है, तो इसको हम अगर मिट करते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हम कितना अपग्रेड कर पाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को, क्योंकि ईयू का जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो भर सकते हैं। एडेप्ट टू इन्वॉल्विंग सस्टेनेबिलिटी, तो ये आप समझ सकते हैं, ये कोई सिंपल बात है जो जनरली लिखा जाता है। आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस ट्रेड पैक्ट साइंड बाय इंडिया विद द ईयू, बट and it has many benefits like this, but we can only get those benefits at the maximum amount if we meet the regulatory standards, if we increase our competitiveness, if we reduce or if we increase the green technology in our manufacturing, if we help our exporters, etc etc। तो इस तरह से हम बेनिफिट लिख सकते हैं। यहाँ से आपने लिखा कि क्या है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यहाँ से आपने लिखा कि कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ से आपने लिखा कि क्या चैलेंजेज और वे फॉरवर्ड है। तो इसे ही कंक्लूजन कहते हैं, जब आप पूरे को सम अप कर दें, पूरे का समरी बना दें। होपफुली आपको इंडिया ईयू ट्रेड समझ में आया हो। अगर आप इंडिया ईयू जो अगला अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो ईयू पर लाएंगे। ईयू क्या है, ईयू कितने देश इसमें शामिल है, ब्रेक्सिट क्या होता है ना, ईयू का, हाँ, ईयू का जो यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन काउंसिल क्या है ना, इसका मॉनेटरी बैंक क्या है, यूरोजोन क्या है। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को पढ़ के अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं।